अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? अच्छा देखिए, कल से हमारे यहाँ कराची में एक फोरकास्ट चल रहा था दैट इट इज़ गोइंग टू रेन। डिड यू रीड दैट ऑल्सो? तो कुछ दिनों के लिए मौसम तो यस बहुत बेहतर हो गया। पिछले हफ्ते बहुत गर्मी थी, लेकिन रेन वाला हिसाब किताब अभी नहीं हुआ। मौसम अब आलूद है और कभी कभी जब बादलों का दिल चाहता है तो वो छेड़खानी करते हैं, फुहार पड़ना शुरू हो जाती है, बूंदाबांदी तक भी नौबत नहीं आती, बस वो कनिया पड़ती हैं, 2-4 फुहार होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। आई गेस हमारा क्योंकि मौसम एज इट इज इतना ह्यूमिड है कि वो थोड़ा थोड़ा गीला गीला तो रहता ही है। अदरवाइज तो शायद अगर आपका दिल चाह रहा है उसको आप बारिश समझ लें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अदरवाइज वो बारिश जिसकी फोरकास्ट थी वो तो अभी नहीं हुई। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आ रही हैं। अभी तक लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। जुमे को साइनिंग सेरेमनी होनी है स्विट्जरलैंड में, पाकिस्तान की मेज़बानी में। पॉइंट टू बी नोटेड, ईरान अमरीका मुआहिदा तय पाने के बाद खत्ते में आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ रहे हैं और अल्लाह करे इसको किसी की नज़र ना लगे। और जिनकी लगती है, आपको पता ही है कि मुल्क है जो खासा नाखुश है और उसके मुख्तलिफ ओहदेदारों का अब बाज़ाब्ता मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। वैसे व्हाट डज इट से अबाउट दैट वन मुल्क, जो कि पूरी दुनिया एक तरफ, ये तो मुहावरा बिल्कुल ट्रू है ना इसमें कि पूरी दुनिया एक तरफ के मुबस्सिरीन हो, उनके सहाफ़ी हो, उनके दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। दुनिया की मईशत पर ऑल्दो इसके असरात मुस्बत हैं। इस मुआहदे के आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी है और दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $78 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $75 फी बैरल पे आ गया है। UAE मर्बन $71.81 बैरल की सतह पर मौजूद है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी जा रही है। कल ऑलमोस्ट कोई 3000 पॉइंट्स का दोबारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इजाफा हुआ था। अच्छा, अब सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदे ने, आपको ये भी बता दें कि हाँ, ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है और ईरान डील कांग्रेस को नज़रसानी के लिए भेजी जा सकती है। अभी भी ये इफ़ एंड बट में है। नया मुआहदा ईरान के न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ये सारी चीज़ें उनका ये कहना है और ये भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के नुकात 1-2 रोज़ में ख़ुद जो है वो मीडिया को पढ़ कर सुनाएंगे और मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ये सारी बातें जो है ना, ये हो रही हैं ट्रंप साहब की तरफ से। ऑल्दो ईरान कैंप में से और भी चीज़ें हैं और कुछ जो हैं वो एक्चुअली इन चीज़ों को निगेट भी करती हैं। उधर अमेरिका ने इजराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान मुफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक। और कल एक अहम तब्दीली ये हुई कि दस्तखत का मकाम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जनीवा के बजाय अब दस्तखत हो रहे हैं कहाँ? स्विट्जरलैंड के बर्गस्टॉप में, जो कि रिजॉर्ट है एक, और अपेरेंटली ये कतरी स्टेट ओन करती है। 19 जून को पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा जुमे को। हाँ जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे और तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। कल फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ मुआहदे पर खुश हैं। ये भी कहा कि नेतन्याहू को मशवरा दिया है कि लेबनान के मामले पर जिम्मेदारी दिखाए। अमेरिका के बगैर इसराइल ना होता, मगर हमेशा की तरह धमकी भी लगा दी कि ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो तबाह कर देंगे। ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से गुफ्तगू में कहा कि अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त की राह हमवार हो गई है। देखिए वो वाली बात जो उन्होंने की दोबारा थी ले ना, आए हैं। वो अब्राहम ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कल बताया कि अमरीका से मुज़ाकरात के पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों में मुतासरा ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। लेबनान पर कोई भी इसराइली हमला या कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। ऑल्दो इसराइल कह चुका है कि जहाँ पे हम काबिज हैं वहाँ से तो हम प्रॉब्ली नहीं निकलेंगे। बल्कि उनके तो स्टेटमेंट्स ये भी हैं कि सीरिया, लबनान, जो हमारी जगह हैं, हम अपना काम जो है वो पूरा करते रहेंगे। अब आई डोंट नो हाउ दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप तो अमेरिका ईरान मुआहदे को जैसे भी जो है वो कैश करे, वो उनका मामला है, लेकिन मशरक़ वुस्ता के मुल्कों को अब खुद मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से संभालना होंगे। और ये हम जब अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं
तो उनका भी ये कहना है और ये नज़र भी आ रहा है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सारों के अपने ताल्लुकात जो हैं वो उनको खुद बनाने होंगे। दे विल हैव टू रीविजिट देम बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो हैं पिछले 4-5 महीनों में एक्सपोज हो गई हैं। सो दे विल हैव टू डू। डॉक्टर नईम जफर जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जफर नहीं जफर नवाज जसपाल साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर नईम जफर हमारे साथ बर्कले कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोफेसर साहब क्या तासुरात हैं अमेरिका में, और अब जबकि इजरायली कैंप की तरफ से चाहे उनके दाएं या एक्सट्रीम दाएं बाजू के मुबस्सिरीन हों, सियासतदान हों, उनके जर्नलिस्ट हों, सभी की तरफ से इस माहदे पर तनकीद भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम कि हम अमेरिका को कह दें कि नहीं जी हम अपने मंशा और अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। कितना चांस अभी भी बाकी है कि इजराइल, अभी भी वक्त तो है ना, आखिरी वक्त तक इसको डीरेल करने की कोशिश करे? तो इजराइल ज़ाहिर है डीरेल करने की कोशिश करेगा, कर सकता है, लेकिन आपने आज जो सवाल आपने सुना है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है G7 के समिट में, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्यूक ऑफ नेतन्याहू, जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। उन्हें खुल के कहा है कि जो नेतन्याहू इजराइल कर रहा है वो फेयरली काम नहीं कर रहा, उनको बैठना पड़ेगा। इफ़ एनीबडी कैन कंट्रोल इजराइल, अमेरिका कर सकता है, बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं कर सकता हूँ कंट्रोल। उसने ये भी कहा कि ये अगर आप एक बंदे को खींचना चाह रहे हैं, सारी बिल्डिंग को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यूरोप में सबके साथ कहना कोई नहीं कहा, तो बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात मैंने आज जो सुनी है जो कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है कि मार्क कार्नी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने, उसने कहा कि मैंने ये देख चुका हूँ एग्रीमेंट एंड इट्स अ गेम चेंजर। अच्छा, ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फ्रॉम अ डिप्लोमेट कि इट्स अ गेम चेंजर। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट एड्रेसेस ऑल द पॉइंट्स, इट्स अबाउट पेज एंड अ हाफ। मैंने खुद उसको इंस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक ये जो दो बातें आज हुई हैं, वो कल तक मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि वाकई कितना अहम होगा या नहीं होगा, लेकिन ये दो डेटा पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्रोफेसर नईम, ये भी थोड़ी सी हमें एक्सप्लेन कर दें कि जंग शुरू हुई, यूएस और इजराइल ने अटैक किया जी ईरान को, तो यूएस और इजराइल हमेशा साथ थे। अब जब मुआहदे की बात हो रही है तो इजराइल मांग रहा है कि जी क्या नुकात है उस मुआहदे के, हमें भी दिखाएं, और ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया। अभी उन्होंने अपेरेंटली यही बताया जा रहा है कि इजराइल ने वो देखा भी नहीं है। तो जंग शुरू करने में दोनों साथ थे, ख़त्म करने में दोनों साथ नज़र नहीं आ रहे, और इतना लैक ऑफ ट्रस्ट कि वो मुआहदा जो कि साइन होने जा रहा है जिसपे डिजिटल सिग्नेचर्स तो हो भी गए हैं, वो शेयर भी नहीं किया गया उनके साथ। बिल्कुल, क्योंकि जिन्हें नेतन्याहू साहब ने, जैसे पंजाब में कहते हैं कि उन्होंने थुक लगा दी उसको, उसने वो कितने सालों से नेतन्याहू कन्विंस कर रहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि कुछ करते हैं जाके, ईरान आपके लिए बड़ा डेंजरस है। सब प्रेसिडेंट ने उसको इनकार कर दिया था। उसने ट्रंप साहब को उसने काबू कर लिया, कहा कि देखें जैसे वेनेजुएला में आप 2 दिन में आप कामयाब हो गए थे, यहाँ भी फटाफट कामयाब हो जाएंगे और आपका बहुत मशहूर हो जाएंगे, आप दुनिया भर में आपका यू विल बी गेम चेंजिंग प्रेसिडेंट। अब उसको समझ आई है ट्रंप साहब को, ये तो मुझे थुक लगाई है उसने, ये एक्सटेंड हो रही है वॉर, 4 महीने हो गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत चाहते थे कि सेटल हो जाए किसी तरह से, ताकि मैं इसको आगे निकल के अपने बाकी एजेंडे पे फोकस करूं। तो इस वक्त यही उन्होंने वो कर दिया कि कम से कम जंग तो ख़त्म की जाए। अब देखें जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इज़ एग्जैक्टली वेयर थिंग्स वर इन जनवरी, कि हरमुज़ की जो स्ट्रेट खुली हुई है और ब्लॉकेड नहीं है, और हाँ न्यूक्लियर की बातचीत बैठ के करेंगे, तो वहीं पहुँच गए हैं 5 महीने के बाद, इतने पैसे ज़ाया करने के बाद। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या हम ये समझते हैं कि दोनों के पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट्स हैं वो इतने एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, क्योंकि नेतन्याहू के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये था कि जंग चलती रहे, ऑन द कॉन्ट्ररी सदर ट्रंप के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये था कि जंग जल्द अज जल्द खत्म हो, और उन्हें अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जाहिर है अपनी उनकी सियासी बका उनके लिए ज़्यादा तरजीह उन्होंने दी उसको, और ही मेड श्योर के बंद हो इजराइल की मुखालफत के बावजूद। नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रंप साहब चाहते हैं कि ये फटाफट, जैसे वेनेजुएला में उनकी फतह हो गई थी 2 दिन के अंदर, यहाँ भी वो बम्बार्ड करेंगे, 30-40 लोगों को शहीद कर देंगे, एक हफ्ते के बाद जंग खत्म हो जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी। ये उनको कहानी सुनाई गई थी। तो उसके आपकी बात ये एक सही है कि इनके दोनों की इंटरेस्ट अलाइन थे फरवरी में, लेकिन अब अप्रैल
मई में उनके डाइवर्ज होने शुरू हो गए। एब्सोल्युटली। अब ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मैं जल्दी से खत्म करूं, मैं इलेक्शन जीतूं। नेतन्याहू चाहते हैं कि होती रहे ताकि मैं इनको मारता रहूं ताकि मेरी री इलेक्शन हो जाए। तो दोनों के डाइवर्ज हो चुके हैं इंटरेस्ट। अच्छा, व्हाट हैज दिस वॉर चेंज्ड एज वेल? जी प्रोफेसर, बल्कि इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस डील पे आ जाते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर यूएस इजराइल रिलेशंस? इसमें हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इजराइल को काबू में रखा अगर कोई कर सकता था तो वो अमेरिका ही कर सकता था। इस जंग के बाद लगता है कि वो डायनामिक जो है वो ज़रा बदलता नज़र आ रहा है, और अगर चाहे तो इजराइल बागी भी हो सकता है कि आप लोगों ने जंग तो हमने साथ स्टार्ट की लेकिन हमारी टर्म्स पे वो उस तरह ख़त्म नहीं हुई। एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि अभी जो ये दस्तखत होने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, दिस इज़ अ टेम्पररी पीस डील, दिस इज़ एन MOU। उसके बाद सारी बातें जो हैं उस पर वो जो एक परमानेंट पीस चाहिए उस पर वो बाद में बात होगी, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एट एनी मोमेंट भी डीरेल हो सकती है बाय एनीथिंग दैट इजराइल डज। तो इजराइल और यूएस के डायनामिक्स आपको लगता है कि बरकरार रहेंगे जैसे हमेशा रहे हैं? बिकॉज वी आर एक्चुअली, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी क्रैक्स इन इट। या फिर चेंज हो गए? ये आपकी बात सही है कि क्रैक हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड मतलब ईरान और अमेरिका मोटिवेटेड हैं कि ये किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए। ईरान चाहता है सैंक्शन रिलीफ और अनफ्रीजिंग ऑफ फंड्स। अमेरिका चाहता है कि एक ऐसी डील साइन हो जाए ताकि वो ऐलान कर सकें कि ओबामा से बेहतर डील है। तो दोनों साइड चाहते हैं। इजराइल को साइड लाइन करना पड़ेगा, इजराइल को ज़रा काबू में रखना पड़ेगा। लेकिन ना, इजराइल को सिर्फ एक मुल्क से $3 अरब सालाना मिलते हैं अमेरिका से, और सारा एम्यूनेशन अमेरिका से आता है। तो हमारा लेवरेज, अमेरिका का लेवरेज है इजराइल के ऊपर। हाँ, कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गाजा में कर रहा है मसलन सीज़फायर के बाद, लेकिन उनको हम इग्नोर करेंगे ताकि उनके स्टेक्स आर हायर फॉर ईरान एज वेल एज फॉर अमेरिका। अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन कितनी बदली है? आप एक दर्सगाह से एसोसिएटेड हैं, आपने कहा कि स्टेक्स आर हायर, इजराइल कर सकता है। रिलेशनशिप की हुमा भी बात कर रही थी, चेंज हुआ है इसमें। ज़ाहिर है पिछले 100 दिन की कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में जो गज़ा में हुआ और ये बच्चे शहीद कर रहे थे, और फिर आप जहां मौजूद हैं वहां पे अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में, ग्राउंड्स में, पार्क्स में लोग, बच्चे पर्टिकुलरली नौजवान जो सड़कों पे निकले, प्लेकार्ड्स उठाए, तकरीबों में आवाज़ें बुलंद की, नारे लगाए। Has that contributed as well? बिल्कुल कंट्रीब्यूट हुआ है। इजराइल काफ़ी यानी कि फेवर किया जाता है। अब इसकी इजराइल की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो ममदानी की जनरेशन है, उसमें तो बिल्कुल इजराइल की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो गई है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में, अब ये नहीं कि 2-4 सालों में, 5-10 सालों में जो नई जनरेशन इलेक्ट होके आएगी, इजराइल की जो पॉपुलैरिटी बहुत कम हो जाएगी और प्रायोरिटी बहुत कम हो जाएगी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन एक दूसरी बात हो रही है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये हो रही है कि जब अमेरिका निकलेगा यहाँ से जंग के बाद, MOU के बाद करने के बाद, उसके पावर वैक्यूम कौन भरेगा? वो पावर वैक्यूम भरा जाएगा, एक कोalition होगी पाकिस्तान की, चीन की, तुर्की की और जापान की। ये लोग उसको कंट्रोल करेंगे, वो वैक्यूम करेंगे। इससे डायनामिक्स इस इलाके का बिल्कुल चेंज होने वाला है अगले 2 साल के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ प्रोफेसर साहब ये भी बताइएगा, अगेन कमिंग बैक टू, बिकॉज ये हमारा इंटरेस्ट भी है और ये बड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है टू द फ्यूचर ऑफ द होल रीजन, कि इजराइल में क्या होता है और ख़ासतौर पे इजराइल US रिलेशन क्या रहता है। क्या इससे भी एक डायनामिक बदल सकता है? बिकॉज इजराइल में भी इलेक्शंस होने हैं, नेतन्याहू जो हैं, ही इज़ नॉट सो पॉपुलर एनी मोर, इतने केसेस हैं, जेल टर्म भी हो सकती है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अगर नेतन्याहू को माइनस कर दिया जाए तो आगे जो लीडरशिप है वो ज़रा बैलेंस्ड है, और इतनी, मतलब नेतन्याहू तो बड़े वॉर मॉन्गरर हैं और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ वो जंग ना करें। तो अगर उनको साइडलाइन कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, तो फिर ज़रा स्टेबिलिटी आ सकती है। आप देखते हैं ऐसा? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। देखिए ना, उसके पहले जो लीडर्स थे, एहूद बराक थे और लोग थे, वो मोस्ट सेंट्रिस्ट थे। ये नेतन्याहू का इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। तो यही है, मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई इजराइल में भी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो नई हुकूमत आएगी, इट विल बी लिटिल बिट मोर मॉडरेट एंड इट विल बी मोर डिज़ायरस ऑफ ए इकोनॉमिक रिफॉर्म विद इजराइल एंड इट्स नेबर्स। अब इजराइल की देखें, व्हाट इज इजराइल वांट्स, उनकी इकोनॉमी बढ़ानी है, सब लोग उनके जंग में मसरूफ़ हैं। उनकी दोस्ती करा दी है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ और UAE के साथ। एक रह गया सिर्फ, वो रह गया ईरान। तो ईरान के साथ सेटल हो जाएं तो वो आराम से उनकी इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे से। तो बड़े मोटिवेटेड हैं वो भी।
ऑलराइट, चलिए, बहुत thank you शुक्रिया so आपका much. प्रोफेसर नईम जफर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, बहुत इंसाइट मिलती है कैलिफोर्निया से आपसे हमारे हमेशा साथ बात, पहुंचे। बिकॉज इट्स यू नो योर टेक इज फ्रॉम द अदर साइड, जो हम जानना चाहते हैं। इधर बैठे हुए वरना ऑब्वियसली एक और पर्सपेक्टिव होता है, उधर एक और पर्सपेक्टिव होता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर नेतन्याहू माइनस हो जाए फ्रॉम द एंटायर इक्वेजन तो बहुत बेहतरी आ सकती है। यू नो अ पर्सनैलिटी, अ पर्सन कैन मेक सच अ डिफरेंस, मतलब Not sure अच्छाई में वैसे। भी बुराई में भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही 180 डिग्री कोई ट्विस्ट मारा जाएगा, लेकिन there are moderate leaders everywhere. There are moderate leaders and there are right wings and there are extreme right wing leaders as well. और ये जिनके नेतन्याहू बयानात- जब आए थे ये एक्सट्रीमिस्ट हमेशा से थे, हाँ। तो इनके बारे में भी ये पता था और उसके बाद इनकी पॉलिसीज और एक्शंस तो हमने देख ही लिए। सो वी शुड बी होपफुल। हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने, आप प्रोफेसर हैं करेंगे थोड़ी IIR देर में। कायद-ए-आज़म अच्छा, यूनिवर्सिटी, also थोड़ी देर में we ज्वाइन need to करेंगे। find out and we'll, you know, discuss this fact कि what has this war changed? हम हर मुल्क के लिए देख लेते हैं। ईरान में रिजीम तो वही रही, लेकिन जाहिर है उसकी लीडरशिप अब तब्दील हो गई है। सो क्या उनकी पॉलिसी आगे ऑनवर्ड्स, जिस तरह ईरान के बारे में दुनिया कहती रही है कि प्रॉक्सीज वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो पॉलिसी तब्दील होगी, जिस पे अब बात हो रही है? फिर जो गल्फ स्टेट्स हैं वो हमेशा से यही तासुर था कि ये सेफ हैं, दुनिया में कुछ हो जाए यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहती है, वो सब कुछ भी तब्दील हो गया। सो आर वी गोइंग बैक टू, फिर अगर हम अमेरिका की किसी मुल्क पे जंग मुसल्लत करने की बात करें तो द फैक्ट इज़ कि ईरान ये जंग सरवाइव कर गया है। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि अमरीकी बहरी बेड़ा जब उसका लहीम शहीम बहरी बेड़ा किसी मुल्क के किनारे पे आके खड़ा हो जाए तो वैसे ही अगला हथियार डाल देता है, बट दैट डिड नॉट हैपन। It did not happen. It did not happen. So how has that fact changed, you know, the global politics and dynamics? So और फिर अरब मुल्कों के आपस में ताल्लुकात और फिर उनके ईरान के साथ ताल्लुकात। हाँ। So मतलब हर चीज ही सामने, देयर इज सो मच टू स्टडी हियर, मतलब ये सब कुछ ही बदल गया है इस जंग के बाद। सब कुछ बदल गया है और शायद बहुत सी चीजें बदलनी चाहिए थी भी। तो अगर इफ इट टुक अ वॉर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड टू चेंज सम थिंग्स अराउंड देन ओके, मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी तब्दील होनी थी। अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस अब्दुल्ला, और आई वुड लाइक कि आप अपने भी 2 सेंट्स मुझे दे दें कि जस्ट पाकिस्तान होस्टिंग द एंटायर थिंग इन स्विट्जरलैंड, I would have loved it, frankly, personally, क्योंकि we have been so invested in the peacemaking process of this war that we would have loved it कि अगर ये final deal जो थी ये इस्लामाबाद में ही होती। You don't live in Islamabad. इस्लामाबाद में जरा मुश्किल हो जाती है लोगों को, आपको पता है ना? हाँ ठीक है, I don't live there, but we would have loved this honor to have come to Pakistan. देखें, it would yes, we are hosting it. It invariably be called Islamabad Memorandum of Understanding. Yes. So yes, ये जब इसका नाम ही इस्लामाबाद से एसोसिएटेड है और मेजबान भी पाकिस्तान है, वो भी ठीक है, no I problem. think ये टिम्बकटू में कर ले या फिर स्विट्जरलैंड में कर ले, बस कर ले। वैसे कर ले, ये बड़ी बात है। अभी आज वेडनेसडे है, 2 दिन और रह गए हैं। सो इन एनी केस जी, प्रोफेसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमें डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब ने। जफर नवाज जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ओके, यू गो जी अहेड। प्लीज। नहीं बहुत लंबी अभी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी अभी हमारी डिस्कशन हुई है और प्रोफेसर नईम जफर ने हमें यूएस की साइड का, उधर का पर्सपेक्टिव भी दिया। बट वी रियली वांट टू टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन स्विट्जरलैंड ऑन फ्राइडे। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी होस्टिंग इट। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये एक टेम्पररी पीस डील है। खौफ हमें बहुत है कि इजराइल विल ट्राई इट्स अटमोस्ट कि ये परमानेंट कभी भी ना हो, बिकॉज दिस इज स्टिल एन MOU। ये रियल खतरा है कि इजराइल विल एक्चुअली डू एनीथिंग टू सैबोटाज इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही असेस किया है कि जो 2 दिन बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने को जा रहा है, उसको स्कैटर करने की कोशिश सिर्फ इजराइल नहीं करेगा, वो भी फोर्सेस करेंगी जिनको पाकिस्तान का नाम पसंद नहीं। That's right. इसका जो नाम है, जहाँ पे हम बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा क्राइसिस अवर्ट करने में किरदार अदा किया और उसका नाम भी है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसको हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, उसको ड्यूरेबल बनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में भी विल है कि इसको आप साइन किया जाए और आगे मूव किया जाए। ईरान में भी विल है, मगर हमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इसको नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो इसको स्कैटर करेंगे। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साइन भी होगा और इस पे अमल दरामद भी होगा और चीज़ें फास्ट ट्रैक पे होंगी।
मगर ये दुरुस्त है कि लेबनान का केस उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस पे अभी न्यूक्लियर डील होगी। नजर मेजॉरिटी जो ईरानियन हमें नजर आ रही है स्टेटमेंट से, वो बिल्कुल इस डील पे कंप्रोमाइज करने के लिए, या कंप्रोमाइज नहीं, उनका जो स्टेटेड स्टैंस है वही अमेरिकन चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो वो करेंगे। मगर आपने दुरुस्त कहा कि इसराइल हो गया और इवन इंडिया, और फिर एक यहाँ पे लॉबी है I2U2 की, वो भी इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। अच्छा, आप ये बताइएगा प्रोफेसर साहब, चलिए डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे लेकिन होपफुली थिंग्स वुड सेटल और हो जाए मुआहिदा। अब मुआहिदे के बाद, इस जंग के बाद क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारे इस खित्ते के लिए? हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे ईरान में रिजीम सर्वाइव की, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने ये भी देख लिया कि वो हालात कैसे भी हों, उन्होंने बमबारी भी सह ली, नेवल ब्लॉकेट भी सह लिया, दे डिड सर्वाइव। तो जो नई लीडरशिप आई है इसी रिजीम में रहते हुए, उनकी पॉलिसी क्या पिछले वालों से मुख्तलिफ होगी? क्या वो रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे? क्या वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से, जिस तरह मुआहिदा की बात हो रही है उसमें बहुत सारे निकात शामिल हो रहे हैं? Because Professor, let's not forget कि there is a whole generation which has grown up in sanctions. हाँ. तो उनका एक thought process Would they like to change this time around, या फिर चूंकि एक हार्डलाइन रिजीम ने ये सरवाइव कर ली जंग, तो उन्होंने ये भी देख लिया कि इट हैज वर्कड आउट फॉर देम? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त असेस किया। ईरान ने पहली दफा सैंक्शंस का 1.5 मंथ में इम्पैक्ट फेस किया जब ब्लॉकेड हुआ। ये ब्लॉकेड आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मई में हुआ और कुछ जून में हुआ। इसमें जो मई का उनका एक्सपोर्ट था ऑयल का 85% डिक्लाइन पे गया मार्च के मुकाबले में, मार्च अप्रैल के। उसके बाद ईरानियंस ने रैशनल होकर सोचने की तरफ गए, वरना तो ये समझ रहे थे कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, अमेरिकन अपने ट्रुप्स ले नहीं आएंगे और हम इसी तरह हठधर्मी से, जिस तरह आपने देखा कि जब भी हमारे ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की लीडरशिप खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, बार बार अपने डेलीगेशन भेजे, खुद गए और उनको परसू करने की कोशिश की गई। तो ये पहली दफा हमने देखा है कि किस तरह का स्ट्रिक्ट ब्लॉकेड आया। देखिए, ईरानियंस जो थे वो इतने बम से या मिलिट्री स्ट्राइक से इफेक्ट नहीं हुए जितने इस ब्लॉकेड से हुए। तो आपने दुरुस्त असेस किया कि अब ईरान कोशिश करेगा कि वो अपने नेबरहुड में भी एंगेजमेंट करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी चले। देखिए, इस वॉर में 3-4 चीजें एस्टैब्लिश होगी। एक तो यह है कि जो पुराना तर्ज था सीज को कंट्रोल करने का, एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा, बिग वॉरशिप्स आ जाएंगे, नहीं, अब वो नहीं वर्क कर सकते। नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है, अब न्यू वॉरफेयर है और उसमें बिग पावर्स को जो खास तौर पर लिटरल स्टेट है उनको एंगेज करना पड़ेगा और लिटरल स्टेट को अपनी इकोनॉमी के लिए बाकी स्टेट के साथ मुआहदे करने पड़ेंगे। तो ये मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है और उसके अंदर इनको एक दूसरे को स्पेस दे के जिंदगी गुजारनी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका का भी मिथ खत्म हो गया कि वो हर जगह जाके डिक्टेट कर सकता है, तो वो भी आप रैशनली बिहेव करेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे चीजें डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व होगी, ना कि फायर पर। मगर ये मत भूले, स्टेट और स्टेट वॉर्स का एरा है, ये छोटे मोटे क्लैशेस होते रहेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा अब, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मतलब ही लाइक्स टू मेक दीज बोल्ड स्टेटमेंट्स और ही लाइक्स टू राइल अप द स्टेटस को, जो चल रहा होता है कि चीज़ें जो है ना ज़रा ट्रांसफॉर्म हो, जिसमें उन्होंने बहुत स्टेटमेंट्स दी। लेकिन एक पे हम चाहेंगे कि आप अपनी थॉट्स दें। वो जो उनका एक बड़ा ही एक रिक्वेस्ट भी नहीं थी, ऑलमोस्ट इट वाज अ बिट ऑफ ए डिमांड दैट ही वांटेड all the Gulf states and a lot of the other countries as well to join the Abraham Accords. मतलब उन्होंने ये बात की थी और वो बहुत ही अजीब किस्म की एक डिमांड रिक्वेस्ट थी, whatever you want to call it, बीच में दब गई वो दब गई, लेकिन अब दोबारा उठ रही है। Is he going to push for it या फिर उसको भी एक run of the mill statement from Trump ले लें, because हर स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं होता। नहीं, आपको उसकी स्टेटमेंट को सीरियस लेना होगा क्योंकि ये उसी का ब्रेन चाइल्ड है, वो इसी को परफॉर्म करता है कि मिडिल ईस्ट में अगर इब्राहिम अकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ट्रम्पिज्म सक्सेसफुल होता है। मगर उसको ये अंदाजा है कि अगर आप देखें कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डार साहब ने वाशिंगटन में बैठ के इसकी नफी कर, इसी तरह सऊदी अरब ने नफी कर दी, बाकी जिन स्टेट्स ने ज्वाइन करना था वो ऑलरेडी कर चुकी हैं।
तो ये अब्राहम अकॉर्ड, जिस तरह हम कहते हैं कि डायलॉग के अंदर एक पॉइंट रहेगा, वो अपनी आतफा ख्वाहिश जाहिर करेगा, मगर ये जो स्टेट्स है ना, इस वॉर के बाद अब ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है, एनकरेज हो गई। वो एक जो खौफ था अमेरिका की स्ट्राइक्स का, वो जो खौफ था ब्लॉकेड का, वो जो खौफ था कि जी रीजन में सारे अरब्स एक तरफ हो जाएंगे ईरान के अगेंस्ट, या इस तरह वो खौफ खत्म हो गया, वो सब फेस कर लिया ना, डिमांड नहीं, अब प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने ये बात करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड सम आइडियाज आर रियली आउट ऑफ द बॉक्स। जिरगों में खवातीन को शामिल किया जाए, गैरत के नाम पर कत्ल के अल्फाज ही ख़त्म कर दिए जाएं, ये तो कब से हम कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग इज़ नॉट द राइट टर्म। खवातीन के कत्ल के वाक़यात रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, और शुक्र है कि ये बातें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ का इजलास हुआ और चेयरपर्सन सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि ऑनर किलिंग के वाक़यात थम नहीं रहे, और नेशनल पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 2023 में 300 से ज़ायद ऑनर किलिंग के वाक़यात हुए हैं। एंड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन वी विल कॉल इट ऑनर किलिंग, लेकिन कोई और वर्ड होना चाहिए। सेनेटर खलील ताहिर ने जोर देकर कहा कि एक बंदा कत्ल करता है, उसे गैरत का नाम दे दिया जाता है, इस इस्तिलाह ही को ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने भी तस्लीम किया कि ऑनर किलिंग का 7 साल का डेटा बता रहा है कि ऐसे वाक़यात में कोई कमी नहीं आई है, और नहीं आई है, और ये नहीं है कि किसी इलाके तक महदूद हैं, ये हर जगह हो रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी है कि जिरगे सिस्टम को अगर जारी रखना है तो इसमें खवातीन को भी शामिल किया जाए, मतलब जिरगे में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन। अभी जब कहते हैं ना जिरगे में और पंचायत वगैरह सब कुछ जो होती है, तो इसमें एल्डर्स ऑफ द विलेज या जो भी वो जगह होती है उसमें वो बैठते हैं, तो एल्डर्स में तो खवातीन भी होती है ना, तो वेयर आर दे। ये बहुत ही अच्छी निशानदेही की गई है, और ये कहा गया है, चेयरपर्सन कमेटी ने कहा कि कंदील बलोच के केस को 10 साल हो गए हैं, और क्या कर लिया आज तक किसी ने? बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है, अच्छा सवाल है। प्रोसिक्यूटर पंजाब ने बताया कि कंदील बलोच का भाई 2022 में हाई कोर्ट से बरी हो गया था। बल्कि आपको बताएं कि बुशरा गौहर ने कहा है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम ख़त्म ना होने की वजह यह है कि सियासी अज़्म का फुक़दान है। सेनेटर फरहतुल्लाह ने किसी वजह से डेटा जो है वो बताने से गुरेज किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कम से कम 470 खवातीन को कत्ल कर दिया गया है। चेक आउट दीज फिगर्स, और हम जो साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिगर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले 2024 में इन वाक़यात की तादाद कम थी, अब 405 थी, और सिर्फ सिंध में गुज़श्ता 4 बरसों में 595 अफराद को कारोकारी करार देकर कत्ल किया गया है, जिनमें 466 खवातीन, 129 मर्द शामिल हैं। और ये कारोकारी और इस किस्म की फरसूदा रिवायात और रसूमात पर हमने अपने बचपन में PTV पे चलते हुए ड्रामे देखे हैं, और उस वक्त से ये इशू डिस्कस हो रहा है, और उस वक्त से इस पर बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये हुकूमत, रियासत, निज़ाम या माशरे की नाकामी है कि दिहाइयाँ गुजर गईं, इन हयात को ख़त्म नहीं किया जा सका, ये फरसूदा रिवायात हमारे माशरे से मिटाई नहीं जा सकी? लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि जो कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ऑनर किलिंग को ऑनर किलिंग ही ना कहना, मतलब इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती, जब इसको ऑलमोस्ट इस नाम से बात जस्टिफाई हो जाती है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ है, मुस्लिम लीग नून को बिलोंग करते हैं, और मेंबर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। डिटेल्स बताएं, ये जब बातचीत हुई बीच में उस आइडिया पे हम बात में आएंगे कि जिरगा पंचायत उसमें खवातीन को भी होना चाहिए, लेकिन ऑनर किलिंग का जो टर्म है दैट नीड्स टू गो। बहुत शुक्रिया जियो का और हुमार अब्दुल्ला आपका, आप हमेशा सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करती हैं, और अब्दुल्ला भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करता है जो बड़े डेयरिंग होते हैं, और आपको मैं इनकरेज कर रहा हूँ अपने ज़ाती तौर पे, एज ए लॉयर भी, एज ए सेनेटर भी। और ये मेरा ही आइडिया था कि ये क्या बात हुई कि एक बंदा किसी को मार देता है और आप कहते हैं ये ऑनर किलिंग किलिंग में कौन सी ऑनर होती है? ये तो बड़ा गलत बात है। क्यों नहीं ये इख्तियार अल्लाह ताला को वापस दे दिया जाए जिंदगी और मौत का? पिछले दिनों जब बलोचिस्तान में ये बात हुई, मियाँ दो जो खवातीन को मारे, खवातीन को और दूसरे को आदमी को, वो कुरान पाक सर पे उठा के लाई, उसने कहा जी आपकी गैरत कहाँ, तो उसको मार दिया। बड़े खुश होते हैं हम लोग के, और वहाँ के एक बहुत बड़े वफादार ने कह दिया जी वो खतून शादीशुदा थी इसलिए कोई बात नहीं, मार दिया। तो भाई व्हाट इज दिस, ये क्या बात हुई? ये तो जहालत की इंतहा है।
कौन सी, ये तो बगैरत लोग हैं ऐसे लोग तो जो कहते हैं कि मतलब इनको मारना जरूरी है। और ये जरगे शरगे, ये तो 2019 में हुमा और अब्दुल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको अन इस्लामिक भी डिक्लेयर किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ बात की है कि ये होते वहां पे रवायात कानून बनती हैं जहां पे अच्छी रवायात हो, जस्ट लाइक वी आर पार्ट ऑफ द ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं बरतानिया के, लेकिन वहां पे ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि वहां हम कहते हैं कि ये रवायात कानून है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे बचपन से हम, जिस तरह अब्दुल्ला ने फरमाया कि अपना मुर्गों को लड़ा के हम खुश होते हैं जब खून निकलता है, रीछ कुत्ते की लड़ाई करवा के खुश होते हैं, बड़ा ब्लड निकल रहा है, और उधर हम पैसे दे रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये खत्म करना पड़ेगा। ये इट वाज माय पॉइंट। कैसे करना पड़ेगा? अच्छा, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो कानून साज इदारों में बैठे हुए हैं, आप वैसे भी वकील हैं, तो अब क्या इसके लिए किया जाए? कवानीन भी बन जाते हैं। आपको पता है जब कंदील बलोच का वाक़या हुआ था उसके बाद भी ये तब्दीली हुई थी कि माफ़ नहीं किया जा सकता, रियासत इसकी मुद्दई बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वाक़यात कम नहीं होते। एक तो माशरती मसला है ना, ज़ाहिर है एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, फरसूदा निज़ाम है, रिवायात हैं। क्या तब्दील किया जाए? हुकूमती सतह पर क्या किया जा सकता है? अब्दुल्ला और हुमा, मैं सच बोलूंगा, मेरा फैब्रिक ये नहीं कि मैं इतने बड़े चैनल पे दुनिया के कोई ऐसी बात करूं, इसमें विल की जरूरत है, गवर्नमेंट की भी, मेरी भी, तमाम पार्लियामेंटेरियंस की, तमाम जितने जुम्मेदार अदारे हैं, और प्रोसिक्यूशन की। क्योंकि ये जो केस होता है, फौजदारी, मैं क्रिमिनल ट्रायल करता हूँ, केस में होता है कि आज जस्ट लाइक तस्बीह है, दाने के साथ दाना जुड़ा हुआ है। हमारे ये क्या करते हैं कि जब आप सबूत भेजते हैं फराजिक को, उसको तब्दील कर देते हैं। फिर आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, उसमें लिखा कि वीडियो ऑडियो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल एविडेंस होगी, आप वो करवा के उसका फ्रांसिक करवा के उसको चालान के साथ लगाए, वो नहीं लगाते, गवाह रिजाइल कर जाते हैं। बेटी कत्ल होती है, मां मदइया बन जाती है, माफ कर देती है। 311 जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसको हमने खत्म किया है कि ये नाकाबिल राजीनामा जुर्म होगा, ये जुर्म काबिल राजीनामा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद आपने जो 470 की तादाद बताई है, ये तो हुमा और अब्दुल्ला, ये तो आपने कम बताई है। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो गए लकीली, अनलकीली, व्हाटसोएवर। देयर आर सो मेनी अदर केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते, बेचारे लोग डरते हैं और घर में। और फिर ये झरगे शरगे, ये अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि किसको, अल्लाह पाक के अलावा किसको अख्तियार है किसी की जान ले ले, और आप बैठे हैं ऑर्डर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन के। सेनेटर साहब, इन प्रिंसिपल तो ये कहना ठीक है कि अल्लाह की जात है, मतलब और कौन डिसाइड कर सकता है, बट ये डिसीजंस हो रही हैं, मतलब द रियलिटी इज क्वाइट ऑपोजिट। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये जिरगे, पंचायत, ये सब कुछ चल रहा है। दो चीज़ें हमें बता दें। पहले तो क्या इनको कोई पाकिस्तान की रियासत ने कोई लीगल कवर है? ये जिरगा जब बैठता है और अपनी जजमेंट पास करता है, क्या इनके पास कोई लीगल कवर है टू डू दैट? नंबर वन, इनके फैसलों की क्या अहमियत होती है कानूनी? और खासतौर पे मतलब यहाँ तो मर्डर्स, रेप्स, इस किस्म की चीजें हो रही हैं। हाउ कैन दे डिसाइड कि किसको क्या सजा मिलनी चाहिए? हुमा और अब्दुल्ला, मैं दोनों को आपके विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, 2019 में और 2003 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जी इसको हमने इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया होगा कि ये जो कत्ल है गैरत के नाम पे, झरगा जो फैसला करता है, यानी इस्लामिक भी है और गैर शरई भी है। इसके बावजूद ये वाकया दोबारा होता क्या है? आज एक वाकया हो गया, आज आपने बात की है, कल परसों तक एक और वाकया हो जाएगा। इस तरह से बात जरूर सिर्फ इस बात की है जो मैं समझता हूं कि सबको, और खासतौर पे प्रोसिक्यूशन के निजाम को, हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब्दुल्ला साहब, उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें आज भी कहते हैं कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। क्यों भाई? एक बंदा किसी के साथ ज्यादती कर रहा था, वो क्यों फेवरेट चाइल्ड है? लेकिन जहां तक झरगे की बात है, ये तो टोटल पंचायत का फैसला कभी सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, बात ये है कि विल कहाँ पे है? असल में मसला ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को पकड़ना होगा जो अबैटर्स हैं, जिन्होंने वो कत्ल करवाया, जो उनके पास चल के गए कि हमारी बच्ची को इस तरह से करो। ये सारे, और चाहे जितना मर्जी बड़ा सरदार हो, अल्लाह ताला से कोई बड़ा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो अबैटर्स जो हैं वो जेल में जाएंगे, उनको पता चलेगा अगर उनके अपने घरों में अगर ऐसा हो तो फिर वो किस तरीके से फैसला देते हैं। एक बड़ा अहम पॉलिटिकल टूल भी तो है ना, आपकी पार्लियामान में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये अपने अपने इलाकों के ज्यादातर लोग बड़े हैं, और जाहिर है फैसलों में ये भी बैठते हैं और फैसलों में ये शरीक होते हैं। तो असल तो विल आप लोगों से आनी है, असल तो विल पार्लियामान से आनी है कि हाँ जी, हमारा काम नहीं है फैसले करना। अगर ये अपनी यही अथॉरिटी किसी और को दे देंगे तो इनकी क्या अहमियत रह जाएगी? इनको कौन वोट डालेगा? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। रिसेंटली मैं आपको सच्चा वाकया बताता हूँ। जब बलोचिस्तान में जो जोड़ा कत्ल एक हुआ था, तो मैंने बात की कि ये, मैंने कहा जी ये बगैरत लोग हैं जिस तरह गैरत के नाम पे मारते हैं लोगों को, कि ये कोई गैरत के नाम पे कत्ल नहीं है और ये इख्तियार रब को वापस करना चाहिए। तो मैं उस सेनेटर का नाम नहीं लेना चाहता,
आपकी बात दुरुस्त है, आपको पता है फिर आगे फिर क्या मसाइल होते हैं। बिकॉज आई एम वीओपी पॉलिटिशियन, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं कोई इतना मशहूर नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने कहा जी आप वो तो जो बड़े अपना हाई लेवल के लोग हैं, तो दूसरे नंबर पे वो शादीशुदा थे, तो क्या हो गया इसमें? तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा मैंने कहा अकेले में कि आपने कैसी बात ये कर दी है कि किसी इंसान की जिंदगी वापस ले लेना, हमारे पास किसने हमें इख्तियार दिया है? तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द सेनेट एज वेल एज इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज इन द प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन इसको एक टास्क के तौर पे लेना पड़ेगा। जो 27 छोड़े, इसको भी हम जीएसपी प्लस को भी छोड़ देते हैं, बट दिस इज आल्सो वेरी एक पॉइंट है कि वो जो 27 कन्वेंशन जो हम रेटिफाइड किए, जो साइन किए हुए, उनमें भी दिस इज वन ऑफ द अपना है ये जो है कन्वेंशन कि ये गैरत के नाम पे जो कत्ल है। तो इसलिए ये बातें जब तक विल नहीं होगी, जब तक हम सब मिलकर इस पे बात नहीं करेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे, सिर्फ एक डर है, एक खौफ का आंसर होता है हर इंसान के अंदर। हर से मुराद है कि कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं। अच्छा सेनेटर साहब, सबको बात करनी पड़ेगी। सेनेटर साहब, आई हैव अ न्यूज इन फ्रंट ऑफ मी जिसमें नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया था, 2017 की ये बात है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि द बिल गेव लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कवर टू द सेंचुरीज ओल्ड जिरगा एंड पंचायत सिस्टम इन द कंट्री, और ये पेटी क्राइम्स वगैरह को ठीक करने के लिए। एंड द बिल वाज टेबल्ड बाय लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद, और वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ इन्फोर्स हुआ था। ये 2017 की खबर है। तो फिर जब जिरगा पंचायत बैठते हैं तो उनको तो फुल अथॉरिटी है, फिर जो करो जो करना है। निगमा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड ओवरटर्न किया था, ओवरटर्न कर दिया था। आई विल सेंड यू दिस जजमेंट, और आप वो देखिएगा, फुल बेंच ने इसको सेट असाइड कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, क्लैरिफाई कर दिया। तो फिर इस बात को बता दें, तो अगर ये चीज ही इलीगल है तो हम किस तरह प्रपोज कर रहे हैं कि जिरगा में या पंचायत वगैरह में एल्डर्स में जो बड़ों का जिक्र होता है तो उसमें खवातीन भी होनी चाहिए? ये तो चीज ही गलत है। ये क्वेश्चन एक आया था जो मेरे ख्याल में तो एक मुकम्मल सा क्वेश्चन था, मुबहम क्वेश्चन था, उस पर बात हुई थी मेरे, और उस पर भी हमने बात की थी कि नहीं, इस बात को खत्म होना चाहिए। और वो जो खवातीन अगर लाते हैं जो भी है, पहली बात है ये इनको बड़े किसने बना दिए? ये क्या ज़हनी तौर पर बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं? हमें देखना ये पड़ेगा। तो इसलिए कोई किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। और वैसे भी 18 साल से अगर ऊपर कोई लड़का या लड़की बालग है तो उनको तो हर रिलीजन इजाजत देता है मैरिज की, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कह के इनको जान से मार दें? नो, नॉट एट ऑल इसको। लेकिन एक बात बड़ी अहम बात है जो आज जियो ने और आपने इस बात पे बात उठाई है ना, आप देखेंगे डेफिनेट, अब मैं आज फिर सेनेट में इस पे बात करूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, कि ये बात अब इसको फैलाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना इसका असर होगा, वरना बहुत और ज्यादा पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है एट द एंड ऑफ द टनल, आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? बिकॉज दिहाइयाँ हो गई हैं इस बारे में बात, पहले तो बात ही नहीं होती थी, अब तो दिहाइयाँ हो गई हैं इस बारे में सिर्फ बात करते हुए। अब हमारी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब हमारे यहाँ खवातीन ज़्यादा बात कर सकती हैं, हमारे शहरों में खवातीन की वर्क प्लेस पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। आपको लगता है कि कहीं माशरे में कोई तब्दीली आ रही है? लेकिन नंबर्स तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, बट डिपेंड करता है कि आपकी विल क्या है और फिर आपके अंदर कितना हौसला है। समीना मुमताज औरी साहब मेरी बहनों की तरह है, मेरे साथ सेनेटर है, शी इज वेरी ब्रेव, शी इज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। इस तरह फरदुल्ला बाबर साहब आते हैं, मुशरा गोबर आती हैं, और हम बहुत डिफरेंट हम NPOs है, NGOs को बुलाते हैं इंटरनेशनली, और गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स हैं, IG से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जितने भी हैं, सबको बुलाया जाता है कि खुदा के लिए, खुदा के लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, जब तक प्रोसिक्यूशन निज़ाम को बेहतरीन नहीं किया जाएगा और जो तफ्तीशी आई हो उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी और गवाह को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, जज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, तब तक शायद उस लेवल पे बेहतरी ना आए जिस लेवल पे हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब बात तो शुरू हुई है बड़े बड़े जोरों शोर से, और हम इसको रुकने नहीं देंगे जब तक भी क्या कहते हैं, इस दम में दम है, हम इस बात को आगे लेके जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ मौजूद थे। बस ये बहुत अच्छी बात है शुरू हुई है, लेकिन इस बात पे भी हमें बैठ नहीं जाना कि जी 10 साल ये बात ही होती रहे। थिंग्स नीड टू बी डन, मतलब अब इसको खत्म करना है। और कोई मतलब ये खवातीन को भी पंचायत में डालो या जिरगा वगैरह, नो नथिंग, ये होना ही नहीं चाहिए। मतलब क्यों अकोमोडेशन मजीद करें? जो चीज़ गलत है वो गलत है। मतलब जो फुटबॉल देख रहे हैं ना, जो फुटबॉल फैंस हैं, सुबह तक जाग रहे हैं। हाँ, वो सुबह तक, क्योंकि इतना लेट मैचेस स्टार्ट होते हैं तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर जो कल रात जागे होंगे उनके लिए तो अब्दुल्ला इट वाज अ ट्रीट। प्लीज बताइए। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और अलजायर के मैच में मेसी ने हैट्रिक कर दी। मतलब कि एक सेलिब्रेशन, ये टिपिकल मेसी की, मतलब दुनिया पागल होगी। दिस इज समथिंग दैट यू कम टू वॉच इन द स्टेडियम,
for Messi to score, for your favorites to score, and of course hat-trick कर देना, amazing. अर्जेंटीना में मैच 3-0 से अर्जेंटीना ने जीत लिया और इससे पहले फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। फ्रांस की जानिब से स्टार प्लेयर एम्बापे भी थे ना कल एक्शन में, सो यू नो द गोट्स ऑफ दिस एरा तो मेसी ही है। हाँ, मगर यू नो एम्बापे के भी बहुत फैंस हैं। एब्सोल्युटली नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन हैट्रिक इनकी थी। और आपको ये भी याद दिला दे कि ये डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और ऑब्वियसली एवरीबडी इज विद देम। जिनमें स्टार प्लेयर्स हों तो वैसे ही सारे उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। एक और मैच भी हुआ नॉर्वे और इराक का, और नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे की जानिब से भी उनके स्टार खिलाड़ी ने गोल किया। इराक की जानिब से वाहिद गोल एमन हुसैन ने किया। अच्छा जी, आज भी बड़े मैचेस होने हैं, ये वो लेके छोड़ दें सब कुछ। मेरा ख्याल है कि देयर आर सो मेनी मेसी फैंस के हम एक दो बार दोबारा देख लेते हैं ना, दोबारा देखते हैं। तीनों गोल दिखाते हैं, दिखा दें। अच्छा, दीज आर नॉट पेनल्टीज और एनीथिंग, डिड यू सी? मतलब दीज आर 3 स्ट्रेट गोल्स। Amazing. No wonder he is what he is. वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी एक मामले पर इख्तलाफ खत्म होते हैं तो फिर कोई नया इशू सर उठा लेता है। बड़ी हैपनिंग किस्म की ये दोनों पार्टीज हैं। आजकल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद दोनों जमातों के दरमियान नए तनाज़े की वजह बना हुआ है। चंद दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात लगाए थे। मामला इतना बढ़ गया था कि जमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट इजलास में शिरकत से ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो किसी को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन छीनने नहीं देंगे। बाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा ने बिलावल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, उन्हें बजट इजलास में शिरकत पर राज़ी भी किया। बड़ी बात हो गई थी तब तो। खैर एनीवे, अभी इस तनाज़ा जो है इसकी धूल पूरी तरह बैठी नहीं थी कि दोनों जमातों में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करने पर शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मखसूस हालात को देखते हुए इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रही है, और जो कि नून लीग को किसी सूरत कबूल नहीं है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा असम्बली की मुद्दत जो है वो 3 अगस्त 2026 को मुकम्मल हो जाएगी। 27 जुलाई तक इलेक्शन कराना आइनी तकाज़ा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह जो है वो ईवान में साफ कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एक दिन की ताख़ीर भी नहीं की जाएगी। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आज लाहौर में अहम इजलास भी तलब कर लिया है। और इजलास में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत भी शरीक हो रही है। कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से मुताल्लिक आज अहम फैसले हो सकते हैं। ऐसी भी बात करते हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया। वैसे साहब, अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। बिलावल भुट्टो वाज़ेह तौर पर इसमें ताख़ीर मांग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अभी तक तो ये सामने आया है कि ताख़ीर तो नहीं हो सकती। सो आपकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और 27 जुलाई इलेक्शन की तारीख है जो वहाँ की इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर की है उन्होंने वो तारीख तय की है, वो तारीख दी है। नहीं ये तारीख किसी की फरमाइश या ख्वाहिश पे दी गई है, बल्कि एक आइनी तरीक़ाकार है और उस आइनी तरीक़ाकार को देखते हुए, क्योंकि ग़ालिबन 3 अगस्त को इलेक्शन हुए थे, उस असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब 27 जुलाई जो है वहाँ पे इलेक्शन की तारीख है और ये काम इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे अपने बयान में भी ये बात की है, किसी की ख्वाहिश पे ना तो इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ना ही किसी की ख्वाहिश पे इलेक्शन मौखर किए जा सकते हैं। ये तमाम तर मामला जो है, अब आप इसी हवाले से देखें कि हमारे से तो पीपल्स पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया और हमारे से कोई मशावरत भी नहीं की, ना हमें ऑन बोर्ड लिया इस तरह की बात करने से पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या ही बेहतर होता अगर मशावरत कर लेते। लेकिन फ़िलवक़्त आपको वाज़ेह तौर पे ये बात बता दूँ कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी, वो किसी सूरत जो है मौखर नहीं हो सकती और एक कानूनी और आइनी जो तकाज़ा है उसको सामने देखते हुए इलेक्शन बर वक्त ही होंगे। अच्छा, अब ये बैरिस्टर आपने भी कहा है और इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बजट वगैरह में हम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे भी कोई अच्छे नहीं हैं, ऐसी भी कोई आइडियल 1 पेज पार्टनरशिप नहीं है जैसी कि बताई जाती है और इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है।
ये इख्तलाफात ख़त्म करने की कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि उस तरह कोई कोशिश नज़र नहीं आती। जब कुछ होता है तो फिर मनाने के लिए एक दूसरे को चले जाते हैं और अगला मान जाता है। एनीथिंग एल्स? देखिए, इख्तलाफात तो हर सियासी जमात के एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों या ना हों। और वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, उनका अपनी एक सोच है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी एक सोच है, अपना उसका मैनिफेस्टो है। और हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो तमाम तर इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए, IMF प्रोग्राम में होते हुए जो एक बेहतरीन बजट पेश किया जा सकता था इन हालात में, वो हमने किया। और वाक़तन जितना मुमकिन अवाम दोस्त बजट था वो हमने पेश किया, जिसकी वाक़तन आम अगर अवाम से पूछें तो वो भी वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने बजट जो इन हालात में पेश किया, वाकई बजट जो है वो अच्छा बजट पेश किया है। और हालात की मुताबिकत और मुनासबत से बजट जो है वो बिल्कुल बजट ठीक है। अब उनके अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं तो वो हमारे इत्तेहादी, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो GB के इलेक्शन थे उसमें बिल्कुल हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी और वो उनकी शिकायत थी, और शायद वो जो सोच रहे थे वैसा तो मामला था भी नहीं। और उस हवाले से मेरे ख़्याल से अब तमाम तर सिचुएशन वाज़ेह हो चुकी है। गालिबन उनकी जो है वो अक्सरियत है 11 सीटों की, लेकिन वो अस खुद या एक जमात जो है वो फिलवक़्त हुकूमत नहीं बना सकती। इत्तेहादियों की कोalition गवर्नमेंट ही होनी है। जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने किसी और सियासी जमात को ज्वाइन किया जो इंडिपेंडेंट विनर्स थे। और इसी तरह हमारी जो सीट्स हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे उसका नंबर आपके सामने है। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात या जिस चीज़ का जिक्र वो कर रहे थे, सूरत हाल वैसी नहीं थी। और मेरे ख़्याल से बजट के हवाले से जब आपने बात की तो मुशावरत बिल्कुल हुई है, अभी भी कमेटीज़ में मुशावरत जारी है। और पीपल्स पार्टी के साथ जो दोनों चेयरमैनशिप सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी उनके पास मौजूद हैं, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और इसी तरह नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना वो बाज़ाब्ता तौर पे ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तमाम तर मेंबर्स को। और इन कमेटीज़ की चेयरमैनशिप्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो मुशावरत तो जारी और सारी है। और जो भी चेंजेस होंगे बजट इंट्रोडक्शन के बाद, अब जब कमेटीज़ में वो डिस्कस हो रहा है, उस पर गुफ्तगू हो रही है, जो फाइनल चीज़ उसकी फ़ाइनल आउटकम होगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी और जो चेंजेस अडॉप्ट किए जाएंगे वो वाज़े तौर पे सामने होंगे और वही पैसेज होगा उस बिल के थ्रू। अच्छा, अब सर आप चूँकि वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं, सो पीपल्स पार्टी से मामला आपको पता है फंस रहे हैं, फंसते रहते हैं। अपोजिशन ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ वैसे ही दीवार से लगी हुई है। अब ऐसे हालात में वो जो था ना 28वीं तरमीम वाला मामला, वो अब मुमकिन है या अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NFC के बगैर ही मामला कुछ फंड्स के तय हो गए, या उसमें तो इट वाज़ अ बिगर प्लान। सो क्या हम समझें फ़िलहाल मुलतवी है, शेल्फ कर दिया गया है, या काम चल रहा है बैकग्राउंड में? देखिए, बजट से पहले जितनी चहम गोइयाँ थीं कि शायद बजट से पहले 28वीं तरमीम आएगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं जिनकी ऊपर बातचीत चल रही थी या जिनका कहा जा रहा था कि ये शायद उसकी जो है मेन्यू में इंक्लूड होंगे या उसका हिस्सा होंगे। ये रियल इश्यूज़ हैं और ये पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं जिसमें हमें कभी ना कभी तो बात करनी है। और उसको फिर फॉर्मलाइज़ करने के लिए चाहे वो कानून साजी के अमल के ज़रिए हो या तरमीम के ज़रिए हो, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकता, जब तक एक ब्रॉड बेस कंसेंसस अचीव नहीं हो सकता इस कोalition गवर्नमेंट के सारे सेटअप में, तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जब कभी भी 28वीं तरमीम होगी उस वो ब्रॉड बेस कंसेंसस के साथ ही होगी। फिलवक़्त कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही और किसी आइनी तरमीम पे बाज़ाब्ता तौर पे कोई काम नहीं किया जा रहा। अच्छा, फाइनली बता दीजिएगा कि मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ खबरों अफवाहों के बावजूद पुरएतमाद तो है कि इसे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन माशी मुश्किलात, महंगाई वगैरह जैसे इश्यूज़ को इग्नोर भी ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। अगर ईरान अमेरिका डील का कोई, जिसको कहते हैं ना, में मुस्बत कोई असरात हो पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त और जल्दी मिले, तो शायद अवामी राय बदल सकती है। ऐसा कोई प्लान है वज़ीर आज़म का? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया। ये बड़े पिवटल क्वेश्चंस हैं, पिवटल इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना होगी। और
जो माशी इशारे हैं वो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ रवा दवा है। मैक्रो इकनॉमिक्स की बात करें, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है माइक्रो इकनॉमिक्स, इंशाल्लाह वो भी समर जल्द अवाम तक पहुँचेगा। और जो ईरान और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान का किरदार रहा है, कलीदी किरदार रहा है सालसी को कराने में, दो फरीकैन को जो है मेज़ पे बिठाने के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एग्रीमेंट भी, जिसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दे दें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दें, या उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है कामयाबी पाकिस्तान को जो हमकिनार किया है अल्लाह ताला की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी लीडरशिप सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, और उसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, और तमाम तर जो टीम साथ जुड़ी रही, ये बहुत बड़ी कामयाबी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसके समरात भी होंगे। इसके समरात जब इकोनॉमिक टर्म्स में उनको ट्रांसलेट करने की बात होगी, क्योंकि इस मुआहदे के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, चाहे वो दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करें या इस खित्ते की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करें, और बिलखसूस पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक अपलिफ्ट है अपने रीजन के हवाले से, तो तिजारत इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। और इसके समरात जो हैं माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और मुफीद होंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक फॉर बीइंग हियर विद अस। नहीं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि वी शुड बी एबल टू समहाउ, तो होपफुली और हमारे जो है कि जिस जल्दबाजी में और जिस तेज़ी से और जिस बहादुरी के साथ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया था, एंड वी ऑल अंडरस्टूड एंड स्पोक अबाउट इट कि हाँ जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, ऑल्दो उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नज़र आ रहा था। जब कम हुई हैं तो उतनी ही जल्दबाजी करें। उस जल्दबाजी में मतलब उसमें जो भी आपको बड़ा फायदा होगा उसमें, मतलब आवाम खुश होगी तो फायदा तो आप ही को होगा। सो डू इट, उतनी ही जल्दबाजी करें। मैं तो कहूंगी आई वुड एनकरेज यू टू शॉक अस बाय डूइंग दैट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ी लो होती है ना, अदरवाइज खुशी दिखाएं और करें इसको रिव्यू, आज फिर करें। अच्छा, ओके, देयर इज अनदर इशू दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। दिस इज वेरी, कल भी हमने बात की थी इसमें, पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के काम करने के तरीका कार पर बहस चलती रहती है, ख़ासतौर पर कानूनी हल्के और सिविल सोसाइटी में। लेकिन ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग पंजाब में जराइम की शरह में कमी पर CCD की तारीफ़ करते हैं कि जी ज़ीरो टॉलरेंस है, पर्टिकुलरली जो रेप करने वाले लोग हैं, मुल्ज़मान हैं या सेक्शुअल हरासर्स हैं, वो उनके लिए तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो आदि जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ CCD की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने नताइज भी दिए हैं, सज़ा दी है, जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। मगर चकवाल वाक़े के बाद पुलिस के इस डिपार्टमेंट की साख बल्कि बका पर गहरे और संजीदा सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, और सिर्फ मुल्क में नहीं आलमी सतह पर भी CCD को जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है, और कई फॉर्म्स पर सख्त गीर पुलिसिंग के बजाय इस्लाहात का मुतालबा भी किया जा रहा है। बच्ची की हलाकत के वाक़े की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में भी वाक़े को SOPs और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, और इस बात का एतराफ़ भी किया गया है कि CCD एहलकार ने टारगेट की वाज़ेह शनाख्त और सिमत का तयन किए बगैर फायरिंग की। मतलब ये तो हम कल से बात कर रहे थे कि ये किस तरह उन्होंने कर लिया विदाउट रियली सीइंग कि वो कर क्या रहे हैं, बस अंधाधुन फायरिंग होगी। चकवाल वाक़े पर सोशल मीडिया जो है उस पर भी मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहा है, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो CCD एहलकार की गफलत तो मान रहे हैं, मगर साथ ही ये कह रहे हैं कि इसकी नीयत ऑब्वियसली ठीक थी एंड दैट वाज नॉट देयर इंटेंशन पे कोई नहीं जा रहा, बच्ची मर गई है, तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो SOPs जो हैं वो देखने पड़ेंगे। बात की जाए तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के सिर्फ 8 माह में पंजाब में सैकड़ों मुकाबले हुए, 924 टू बी प्रिसाइज अफराद मारे गए, जबकि 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। तमाम मुकाबलों में FIR एक ही तर्ज की दर्ज की गई। इंसानी हकूक़ कमीशन के ख्याल में ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि इदारा जाती पॉलिसी नज़र आती है। अच्छा, अब इसी पे बात करते हैं। अहमद फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही सीनियर क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट है, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, ज़ाहिर है CCD पे हम जब लाहौर में थे आपसे तब भी बात हुई थी, और ओवरऑल लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा था। ज़ाहिर है उसके इंसानी हकूक़ के पहलुओं पर बात हो सकती है, होनी भी चाहिए, सवाल भी उठे थे, तब भी उठ रहे थे, लेकिन इस वाक़े ने तो बुनियादें हिला दी हैं चकवाल वाले।
बिल्कुल आपने दुष्फरमाया, इसने बुनियादी हिला दी हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सीसीडी ने काम भी बहुत किया है जराइम को ख़त्म करने के लिए। क्राइम जो नील किया उन्होंने 60-70% उनमें उनका किरदार है। देखिए इस पर हम बिल्कुल भी ये कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया, काम उन्होंने बहुत किया। लेकिन अब जो हमें लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सीसीडी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह भी आप बात ये कह रहे थे ना कि इस केस में इंटेंशन नहीं थी, तो आपको पता है कि ये 302 का मुकदमा तो दर्ज हो गया है और उसकी तफ्तीश भी अब सीसीडी को चली गई है। और जिस तरह उनकी तरफ से एक मुसलसल ये बयान आ रहा है ना, इंटेंशन नहीं थी, ये गलती थी, तो ये 302 जो है ये 302, 318, 319 में कन्वर्ट हो सकती है जिस तरह माजी में हुआ है। और उसका मतलब ये होगा कि कत्ल बिल खता हो गई। अगर कत्ल बिल खता का ये जुर्म ऐड कर देते हैं तो 302 हज़फ हो जाती है और उसकी बेल हो जाएगी। और बेल भी किस तरह हो जाएगी? 318, 319 में जो कानून कहता है उसमें सिर्फ आप देत दे देंगे, आपकी बेल है। अगर देत नहीं दे सकते तो 5 साल कैद है। तो ये तो लग रहा है कि इसी तरह होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी केस की तफ्तीश ही सीसीडी के पास दोबारा आ गई है। तो अहमद फराज, ये बात करनी है कि ये कैसे हो सकता है कि जो तफ्तीश भी करे वो उसी के इदारे के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वही बैठे हुए हैं। मतलब हम कोई खता करें और हमारे ही ऑफिस दफ्तर के जो बड़े हैं वो बैठ के हम पे, तो दे आर गोइंग टू बी लीनियंट ऑब्वियसली। यहाँ एक बच्ची कत्ल हो गई है, कोई आउटसाइड जेआईटी इन्वेस्टिगेशन, कोई आउटसाइड मामला क्यों नहीं किया? इन्होंने आपस में बैठ के क्यों फैसला कर लिया? जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जुडिशियल इंक्वायरी भी कोई नहीं, इसकी कोई जेआईटी नहीं बनाई गई। और ये पता ये चला कि जी डीपीओ चकवाल ने ये जो केस है ये ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीडी को, और अब सीसीडी का ही तो वो अहलकार है। और नंबर 2 एक अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह गोलियां छलनी हुई, गाड़ी जो छलनी हुई है, उसमें मुझे नहीं लगता कि सीसीडी का सिर्फ एक अहलकार था, क्योंकि उसने जब स्टेशन में अंदर जाकर बताया ना कि जब डकैती हो रही है तो सारी फोर्स बाहर आई है। ये कम से कम 2, 3, 4 अहलकार थे। ये मुकदमा जो दर्ज किया गया, मतलब वो जो विक्टिम है उनकी गाड़ी पर वेपन था, उसमें इतनी गोलियां कैसे आ गई कि इतनी गाड़ी को लग गई गोलियां? विक्टिम की गाड़ी पे इन्होंने इतनी गोलियां क्यों बरसाती? सबसे पहले इनको गाड़ी के टायर ब्रश करने चाहिए थे। ये हम कल भी ये बात कर रहे थे। जब किसी का आप ताकुब करते हैं जी। अच्छा, अगर अहमद आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा कि ये कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुई कि विक्टिम की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक आदमी जो ऑलरेडी डाकुओं से लुट रहा है, इन्हें ये मतलब ये उस वक्त अंदर गए हुए थे कि जब वो डाकू भाग गए थे, या क्या हुआ कि डाकू बच निकल गए और जो लूट रहा है उसकी गाड़ी पे गोलियां चल रही हैं? और कैसे इनको ये लगा कि पूरी एक गाड़ी खड़ी हुई है, किसको लूटने आई है? कैसे हो रहा था? मतलब ये अदरवाइज तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे या कैसे क्रिएट हो गया है? ये सिनेरियो कैसे बना? हाँ, ये जो वाकया जो पेश आया ना, ये थाना सिटी चकवाल है सीसीडी का, ये उसके करीब वाकया पेश आया। ये 2 डाकू थे, इन्होंने जब गाड़ी को लूटना शुरू किया तो उनके एक सीसीडी के एक अहलकार ने जब देखा कि ये वारदात हो रही है तो वापस वो अंदर गया है। उसके बाद उस वक्त वेपन नहीं था, वो वापस थाने के अंदर गया है और उसने जाकर शोर मचा के बाहर वारदात हो रही है। जब ये पूरी सीसीडी की टीम बाहर आई है तो उस वक्त इन्होंने जब फायर किया, देखे इनको चाहिए था सबसे पहले गाड़ी के टायर पर फायर करते, इन्होंने सीधा उनकी स्क्रीन पर फायर किया, बैक स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह अहमद फराज, हमारा सवाल ये है, काम नहीं है। जिस सीसीडी के एहलकार ने बाहर ये देखा था कि हो रहा है, उसने अंदर जाके बताया, उसने बाहर क्या देखा था? उसने तो यही देखा होगा ना कि मोटर बाइक वाले लोग हैं वो गाड़ी को लूट रहे हैं। उसने जाके बस लूट मचा दिया, ये नहीं बताया कि एक्चुअली कौन गाड़ी पे क्यों फायरिंग शुरू करवा दी? ये हमें बहुत अजीब बात लग रही है, बिकॉज ये कोई मोहल्लेदारी तो नहीं है ना, ये प्रोफेशनल्स हैं। जी बिल्कुल प्रोफेशनल है, इनको चाहिए। फायर किया तो उन्होंने फायर करके गली किया, उन्होंने ओट का सहारा लिया और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। और जो ड्राइवर थे अदील, जो गाड़ी चला रहे थे, जो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, उसने भी घबराकर गाड़ी चलानी शुरू कर दी और वो समझा कि डाकू जो है वो उस कार में सवार हैं, इसलिए इन्होंने इस गलतफहमी की बिना पर इन्होंने उस गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बायस अंदर 3 लोग जख्मी हुए हैं और वो बच्ची की हलाकत हो गई। ये हुआ है। इनको ये था सबसे पहले टायर ब्रश करते, टायर ब्रश करने के बाद गाड़ी अगर खड़ी होती है उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करते, उसके बाद जाके देखते कौन है। हालांकि डाकू तो निकल गए थे और उस वक्त डाकू नहीं मारे गए, डाकू इनका ये कहना है कि दूसरे दिन दोनों मारे गए हैं। अच्छा, ये भी बड़ी क्वेश्चन मार्क है इस बात पे, ये क्यों होता है? और ये सीसीटीवी की तरफ से हमने ये पहले भी देखा है कि इनकाउंटर्स हो जाते हैं, ट्रायल्स नहीं होते, और जब वो मर जाते हैं तो बताया जाता है कि ये बड़े हार्डेंड क्रिमिनल्स थे, उनको ये लकब दे दिया जाता है और ये मर गए बीच में। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, नॉट जस्ट इन दिस केस, कि अव्वल तो आप गोलियों की बरसात आपने गाड़ी में कर दी है और जो एक्चुअल लूट रहे थे वो भाग गए।
कैसे, और हमें अगले क्या दिन पता मारे कि गए। जिनको मारा वो भागे थे कौन उस थे? वक्त। वो काबू नहीं आए। वो गालबन एक का नाम इशफाक बताया जा रहा है और एक उसका भी शनाख्त सामने नहीं आई, लेकिन वल्लाह काफी अलम मौत की खुद वजह से ABK नहीं कहा थे। जा आप रहा ये है कि वो बताइएगा, दूसरे दिन मारे गए हैं। अहमद फराज साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है एक प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी तो नहीं चल सकती ना इस तरह की किसी भी इदारे के लिए। फॉरेन से एक डिटरेंस क्रिएट करना होता है, अच्छा जी समझ आ गई, क्रिएट कर दिया। वैसे तो उस पर भी कानूनी हल्के जो हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती हैं, लेकिन क्या ये प्रोलॉन्ग्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो नहीं हो सकता जिसमें एक इदारा इस तरह बनाओ जिसकी रेपुटेशन ये हो कि मुबैना मुकाबले होते हैं। सो इसका क्या हल है? क्या एक्चुअल रिफॉर्म्स, क्या प्रोसिक्यूशन, क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या केस बनाना, केसों को मजबूत करना, फिर हमारी जुडिशरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसकी तरफ भी साइड बाय साइड कोई काम हुआ कि हाँ जी ये हमारी 6 महीने की पॉलिसी थी और अब उसके बाद हम एक रीवैम्प की तरफ जा रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं? देखिए मेन इसमें अब्दुल्ला, इनको ये अब जो आपने सवाल किया ना, इसमें बहुत लंबी इनकी बहस है, क्योंकि सीसीडी का जो एक वर्किंग है उसमें वो यही है कि जी डाकू पकड़े हैं या अगर इनकाउंटर हो गया तो उनको मारना है, छोड़ना नहीं है। देखें माजी में ये होता था कि जो बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते थे ना, उनके बारे में बाकायदा महकमा दाखिले की जानिब से उनके सर पर इनाम मुकर्रर किया जाता था। 50 लाख, आपने भी देखा होगा, फिर अखबारात में इश्तहारात आते थे, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कि ये इश्तहार, इसका मतलब क्या होता था कि ये लोग जो हैं ये अवाम की जानो माल के दुश्मन हैं, ये उनको मारते हैं, लिहाजा इनको कहाँ जहाँ भी मिले इनको मार दिया जाएगा। इनके सर की कीमत लगती थी। जब तक ऐसे मुल्ज़मान की सर की कीमतों के नोटिफिकेशन नहीं होंगे तब तक ये कत्ल वगारत का सिलसिला इसी तरह बेहंगम चलता रहेगा। एक इनको SOP बनाना पड़ेगा, अगर कोई बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं उनके नोटिफिकेशन जारी करने पड़ेंगे, उनके इश्तहारात लगाएं, जिस तरह माजी में होता था। वो एक किस्म के गवर्नमेंट की तरफ से ये होता था कि ये इश्तिहारी है, ये खतरनाक मुल्जिम है, इसका जिंदा रहना बिल्कुल इस सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। जब तक ये ऐसी नोटिफिकेशन और इश्तहारात नहीं आएंगे तब तक ये कत्लों का सिलसिला, ये मुबैना मुकाबलों का सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा अहमद फराज, हमें जरा ये बात समझाएं, अब चकवाल में सेफ सिटी है, कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, हम उस बात में नहीं जाएंगे। जो लुटेरे थे ये पिछले 4 घंटे से लूटते चले आ रहे थे, और भी चीजें पे उन्होंने मतलब मुतादिद जगहों पे नजर भी आए, सब कुछ हुआ। ये वो सेफ सिटी कैमरास क्या कर रहे थे, उनको कोई मॉनिटर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? दूसरी बात, जहां पूरा सेफ सिटी का निज़ाम एक हो वहां CCD टाइप डिपार्टमेंट की ज़रूरत भी है कि नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपको सेफ सिटी आपकी पुलिस को, आपकी लोकल पुलिस को मदद कर रही है उस पूरे शहर को सेफ रखने में, तो इस डिपार्टमेंट का क्या जवाब है? और ये हम समझने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्रिटिकल कॉमेंट्री। देखिए ये ना एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ना, ये जब कराची पुलिस के इशू हुए थे 99 में, तो उन्होंने, क्योंकि CCD का तो नाम चेंज किया गया ना, ये तो पहले CIA थी, जिस तरह शायद कराची में भी काम कर रही है, CIA का बाद इसका नाम चेंज किया गया, OCU रखा गया, फिर अब इसका नाम CCD रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि जो CIA यानी कि CCD जो है ये तफ्तीश नहीं कर सकती, तफ्तीश लोकल पुलिस नहीं करनी है, ये सिर्फ मुल्ज़िम पकड़ेंगे, मुल्जिम पकड़ के ये उनको दे देंगे और वो अदालत में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद वो 173 का चलान बनाएंगे और उसकी मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि CCD जो है उनका काम इस तरह नहीं होता कि जिस तरह वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इनका काम है मुल्जिम पकड़ो, उससे इब्तदाई तफ्तीश की, लेकिन उसकी तमाम जो है चलान वगैरह जमा कराना, 173 की उसकी आखिरी कार्रवाई जिस पे SHO दस्तखत करता है वो उसका काम है। अभी भी कानून के मुताबिक ये जो काम कर रहे हैं ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कि ये इस तरह जो कर सकते हैं, ये मुस्लिम अदालत में नहीं पेश कर सकते, ये उसका रिमांड नहीं ले सकते, रिमांड लोकल पुलिस ने लेना है। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड दिस नीड्स टू बी, द होल फोर्स नीड्स टू बी रीअसेस्ड। थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी अपडेट दे दें इस बारे में कि चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से बच्ची की जो हलाकत का मामला है, लाहौर में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी आज उसकी समाअत करेंगे। चकवाल में फायरिंग के वाक़े पर CCD की तरबियत समेत दीगर चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं और मुतासरा ख़ानदान को JIT में शामिल किया जाए। ये भी कहा गया है चकवाल वाक़े की तहकीकात साफ़ और शफाफ करने की हुक्म दिया जाए, इस्तदा ये की गई है।
एज इट शुड बी, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि देयर शुड बी अ JIT, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। जी, कल पंजाब का बजट आ गया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपये की कमी मुतवक्के है। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक तो सिंध के बजट की बात हो गई, दूसरी तरफ बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट जो है वो आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हुजम जो है वो है 1100 अरब रुपए, यानी 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान है। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक के तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ है और 3000 नई असामियों का ऐलान भी मुतवक्के है। उधर पंजाब के बजट की हमने बात की। पंजाब का 5903 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ सामने आई। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सूबे के तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए, तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट 10% रखा गया है और पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फराहमी और जदीद तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी भी दे दी थी। अच्छा जी, ये बजट हमने आपको बता दिया है और कराची में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और हाँ गर्म ही रहेगा, मरतूब भी रहेगा। मोतदिल, ह्यूमिड कह लीजिए आप इसको। क्या है मरतूब की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है? ह्यूमिड के लिए हम एक और भी तो उर्दू का वर्ड यूज करते हैं। नहीं, ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब यूज करते हैं। हवा में नमी का तनासुब यूज करते हैं, लेकिन चले मरतूब ही। अच्छा, एनीवे चले मरतूब ही ठीक है। तो ह्यूमिड एंड हॉट और महकमा मौसमियात ने पेश नाम भी हो सकता है पुराने जमाने में। आई डोंट नो व्हाई व्हेन यू सेड इट आई थॉट इट वाज समबडीज नेम, मरतूब। अच्छा जी, ह्यूमिड में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने और सुबह और रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है, लेकिन ओवरकास्ट रहता है, सो इट्स प्लेजेंट। अच्छा, अब कराची से बाहर निकल जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बालाई सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। वो जो हमने सुबह शो स्टार्ट करते हुए कहा था ना कि वो फोरकास्ट है, वो परहैप्स शायद कराची के लिए नहीं थी। पता है सोशल मीडिया आपको कभी कभार मिसगाइड कर देता है। दैट्स वेयर आई रेड इट। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में बारिश और आंधी जो है उसने तबाही भी मचा दी है और कई दीवारें, दरख्त, खंबे और बिलबोर्ड्स जो हैं वो गिर गए हैं। हादसात में खातून समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है एंड दैट एक्चुअली डज हैपन। हाउएवर ये अभी जो हमने इससे पहले आपको दिखा रहे थे, मतलब जब ओवरकास्ट टाइप आसमान हुआ हो तो एक जो उम्मीद होती है उसके बाद बेशक बारिश होना हो, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन वो जो उम्मीद होती है ना उसी में आपका। लेकिन आपको पता है आज भी पास थ्रू जून और बी एंटर इन जुलाई कराची में ये ओवरकास्ट रहता ही है और फिर इसमें बारिश नहीं भी होती, बट ओवरकास्ट रहता है एंड it's beautiful out so there. Which also reminds me, so today is what is 17th of June. Please tell me कि अब तो आम है ना खाने के काबिल? और लाजवाब आम है अब तो। चौंसा भी अब सही हो गया है, वैसे तो अब जाने वाला होगा, लेकिन चौंसा आना शुरू हो गया है। जाने वाला होगा। सिंदरी सिर्फ सबसे पहली वैरायटी होती है ना। तो जब मैंने आपसे पिछले हफ्ते पूछा था, you are witness to it, you said नहीं अभी कोई खास अच्छा आम नहीं आया। पिछले से पिछले हफ्ते आपने पूछा था मेरे से, पिछले से पिछले हफ्ते आपने मुझसे पूछा था, लेकिन अब सिंदरी वैसे भी एक खट्टा मीठा, मतलब वैसे वॉलंटियर ही कर सकता है ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन। Anyway, I am also having very good आम these days. What are you having? Which variety are you having? I am not telling you. You don't help me. Break ले रहे हैं हम, थोड़ी देर में मिलते हैं। पता नहीं है इसलिए अनवर रटोल भी। Excuse me, मैं शायरी कर सकती हूँ आमों के ऊपर। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। मनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का केस जैसे जैसे तफ्तीश के मराहल से गुजर रहा है, एक से एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आ रहा है। जैसे कि आपको बता देते हैं, और मर्दों को
कोरियर पर मुश्तमिल एक बड़ा नेटवर्क ये चलाती थी, जो अब सामने आ गया है। लेन देन के दर्जनों अकाउंट्स मिले हैं। इन तमाम बातों का इल्म मुल्जिमा के फ़ोरेंसिक की रिपोर्ट से हुआ है, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तफ्तीशी अफसर के हवाले है। अच्छा, रिपोर्ट बाय द वे भी आपको बता दें कि बता रही है कि मुल्जिमा जो है वो इंतहाई चालाकी और होशियारी से मंशियात का निज़ाम चला रही थी और इससे ख़वातीन की मदद भी हासिल थी। मतलब दिस वाज अ होल नेटवर्क विद अदर विमेन एज वेल। मोबाइल फ़ोन से हज़ारों जो हैं वो तस्वीरें भी निकली हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी पता चली हैं, क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स भी हैं और 13,000 इमेजिन 13,000 लोगों के कॉन्टैक्ट जो है ना वो रिकवर किए गए हैं। मुल्जिमा ने कराची और लाहौर में कई ठिकाने बना रखे थे जिन्हें वो मुस्तकिल तब्दील करती रहती थी, एक जगह वो ज़्यादा देर रहती नहीं थी और मुल्जिमा एक ही मोबाइल फ़ोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल कर रही थी, एक आम और एक बिजनेस के लिए होता था। तो बेसिकली 2 सिम्स होंगी ना फिर? नहीं, व्हाट्सएप अकाउंट्स 2 भी हो सकते हैं। हाँ, 2 नंबर ही होते हैं आपके। हाँ, 2 नंबर ही दो होते हैं, नंबर 2 होंगे तो 2 होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? मुल्जिमा मुख्तलिफ खवातीन के जरिए लोकल बसों में खवातीन को कोकेन देकर कराची भेजती थी। अच्छा जी, लोकल बसेस में, ताकि और ज्यादा स्केप्टिकल ना, बिल्कुल भी स्केप्टिकल बिल्कुल ही मतलब कोई नहीं देखेगा, आवाम में घुल मिल जाए आप। उन्हें एक फेरे के 50 से 70 हज़ार तक मिलते थे। तो एक फेरे के देखो पैसे ठीक दे रही थी ये फॉर पीपल हु वर वर्किंग फॉर हर, बिकॉज शी वाज मेकिंग मनी एंड देन शी वुड ऑब्वियसली हैव पीपल विलिंग टू वर्क फॉर हर बिकॉज पैसे दे रही है वो। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, क्योंकि काम तो इलीगल है। हाँ, तो लिहाजा दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। अमीन, ज़रा तफसीली बताइएगा और क्या हक़ाइक़ सामने आ सके इसके नेटवर्क और इसके कारोबार से मुताल्लिक। अमीन, आपको आवाज़ आ रही है? अमीन को अभी नहीं आ रही। You are trying to get to Amin again, लेकिन वंस अगेन बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब बात होती है ना तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन कि क्या उसकी रसीदें भी निकल रही हैं, स्क्रीनशॉट्स भी निकल रहे हैं, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, 2 व्हाट्सएप जो हैं उसके वो अकाउंट्स बैक वक्त चल रहे हैं। शी हैड अ नेटवर्क ऑफ विमेन। देखिए, इस किस्म के धंधे में धंधा ही है ये, औरतों को शायद सस्पेक्ट लोग ना करें। अब ये पिंकी सामने आई है तो औरतें जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो नज़रों में आ गई। अदरवाइज दिस वुड अदरवाइज नॉट बी एसोसिएटेड विद विमेन रनिंग द शो, बट अपेरेंटली इसमें पता चल रहा है और इसीलिए शायद इतनी देर से ये चल भी रहा है। अच्छा अमीन, और क्या हक़ाइक़ सामने आ सके तफ्तीश में इसके फोरेंसिक्स में इसके कारोबार से मुताल्लिक और इसके नेटवर्क से मुताल्लिक? जी अब्दुल्ला, जैसे कि पुलिस ने इंटरम चालान जिसमें जमा करा है अदालत में 20 तारीख रखी गई है उस पर समात में, उसमें बताया गया कि मुल्जिमा 16 साल से ये काम कर रही थी और मुख्तलिफ ठिकाने जो है वो बदलती रहती थी, कभी लाहौर और कभी कराची में रिहाइश इख्तियार करती थी और कराची में मंशियात मंगवाने के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें पहले एक मुल्जिमा साबरा जो कि इस केस में मफरूर हैं, 3 ख़वातीन इस केस में मफरूर हैं जबकि 3 मर्द भी मफरूर हैं इस अबूरी चालान में। पहले साबरा को लाहौर से साबरा के ज़रिए मंशियात लोकल बसों के ज़रिए मंगवाई जाती, जिसे 50,000 रुपये फ़ी चक्कर जो है वो अदा किए जाते थे। उसके बाद जब 2019 में साबरा पकड़ी गई तो उसके बाद हुमैरा को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके 60,000 रुपये अदा करती थी मुल्जिमा पिंकी, जो लाहौर से मंशियात लोकल बसों के ज़रिए कराची लेकर आती थी। और इसके बाद जब हुमैरा भी पकड़ी गई तो फिर ऐना को इस्तेमाल किया गया इस काम के लिए, उससे 70,000 रुपये अदा किए जा रहे थे जो लाहौर से मंशियात लेकर कराची में आती थी। और यहाँ पर जो 3 राइडर्स हैं, हमजा, अबरार और नाम है, उनको वो देती थी, जिसके बाद वो मंशियात मुल्जिमा तक पहुँचती थी। और ये मंशियात जो है वो पोश एरियाज़ में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और डांस पार्टीज़ में जो है वो राइडर्स के ज़रिए पहुँचाई जाती थी। और मुल्जिमा 16 साल से ये काम कर रही थी, ये कहना है अबूरी चालान में। और मुल्जिमा ने ये काम जो है अपने साबिक शौहर राना नासिर से सीखा था, जिसके बाद तलाक के बाद मुल्जिमा ने ये काम अपने तौर पर कर रही थी। और FIA की गुज़िश्ता दिनों जो इन्वेस्टिगेशन ज़राए को रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके मुताबिक 100 GB डेटा जो है वो मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से रिकवर किया गया है, जिसमें 75,000 के करीब जो है वो तस्वीर भी शामिल है और स्क्रीनशॉट भी शामिल है। और मुल्जिमा जो शरीक मुल्जिमा अमीन, आप जो बता रहे हैं हुमैरा जब पकड़ी गई, ऐना जब पकड़ी गई तो हुमैरा को काम कर दे दिया है ना, ये सारे कब पकड़े गए थे? मतलब अगर 16 साल से पिंकी अपना नेटवर्क चला रही है, अपना बिजनेस चला रही है और कुछ लोग पकड़े भी चले जा रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं पकड़ी गई?
जी देखिए, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। मुल्ज़मा का जो ANF का एक केस है, मुल्ज़मा पिंकी का है, जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड वगैरह भी ब्लॉक किया गया था 2019 में, जिसके बाद मुल्ज़मा ने शरीक मुल्ज़िम समीर का जो बैंक अकाउंट है वो इस्तेमाल करना शुरू किया और मुख्तलिफ मौके पे जो है वो पुलिस को चकमा देकर निकलने में कामयाब रहती थी। और चूँकि सिस्टम के साथ ताल्लुकात होने की वजह से मुल्ज़मा अब तक इनके हाथों जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सकी। जैसे कि उसकी ऑडियोज़ अभी मंजर आम पर आई थी, जिसमें उसने खुलेआम पुलिस अफसरान को चैलेंज किए थे कि अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो गिरफ्तार कर लो, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्ज़मा को किस कदर भरोसा था उसके नेटवर्क पर और किस तरह से ये काम जो है वो चलाया जा रहा था। अच्छा अमीन, इब्तदाई तौर पर यही बात सामने आई थी ना कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही थी और ये मिलावट करती थी कोकेन में और उसके बाद उसमें सब्सटेंसेस मिला के, मतलब उसकी ज़ाहिर क्वांटिटी ज़्यादा करके केमिकल बनाती थी और बेचती थी। लेकिन एक्चुअल कोकेन भी तो ये कहीं से प्रोक्योर कर रही थी ना, तो वो ऐसे कहाँ से आ रही थी सप्लाई? क्या उस नेटवर्क तक भी पहुँचा गया है? क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी तादाद में नेटवर्क चला रही है और एक को 10 भी कर रही है, तो शी इज़ गेटिंग द सप्लाई फ्रॉम समवेयर। सो क्या वहाँ पे कोई गिरफ्तारी हो सकी या आगे इसके नेटवर्क में कोई गिरफ्तारियाँ हो सकी? जी, पुलिस के मुताबिक ये तमाम नेटवर्क जो है वो लाहौर से ऑपरेट किया जा रहा था। जो है वो गैर मुल्की स्याह फार्म कारिंदों के ज़रिए बैरून मुल्क से मंशियात वहाँ पर पहुँचती थी, जो इन ख़वातीन के ज़रिए साबरा, हुमैरा और एना के ज़रिए कराची पहुँचाई जा रही थी। लोकल बसेस के ज़रिए वो सफ़र करती थी और एक चक्कर जब लाहौर से कराची का लगाती थी तो उन्हें उसके अवज़ जो है वो मुआवजा दिया जाता था। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान के ज़रिए ये मंशियात लाहौर से कराची जो है वो पहुँचाई जा रही थी। इन तीनों खवातीन का ताल्लुक भी लाहौर से ही बताया गया है जो इस केस में मफरूर हैं, जबकि जो राइडर्स हैं उनका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है, जो इन खवातीन से मंशियात वसूल करते थे और कराची में पिंकी तक पहुंचाते थे। और उसमें जो सादा कोकीन के रेट्स बताए गए हैं अबूरी चालान में, वो 20,000 रुपये फ़ी ग्राम, जबकि जो गोल्डन स्टफ़ था उसकी कीमत 40,000 रुपये फ़ी ग्राम बताई जा रही है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और मुल्ज़िमा की जायदाद के हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही है, शरीक मुल्ज़िमान की जायदाद की तफसीलात हासिल की जा रही हैं बैंकों से, और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उन्हें खतूत लिखे गए हैं ताकि वहाँ से भी मालूमात आ सकें कि मुल्ज़िमा ने कितने असासे अभी तक बना रखे थे। उसके जो भाई हैं चारों, उनके खिलाफ भी मुकदमात की तफसीलात से आगाह किया गया है कि चारों भाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात हैं और ये 16 साल से। थैंक यू फॉर ऑल द डिटेल्स। मतलब इसमें और सवाल ऐसे होते हैं ना कि आप इंसान जाके अब्दुल्ला अपना बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाता है तो उसको 1000 चीज़ें देनी होती हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, कि वेयर डू यू वर्क, अपनी सैलरी स्लिप, तो फलाना धमाका। मतलब इन लोगों के अकाउंट भी चल रहे हैं, ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, पूरी एक बैंकिंग सिस्टम जो है इनके साथ साथ लगा हुआ है। आसान अकाउंट्स वगैरह भी आ गए हैं और जाहिर है अकाउंट खोलने में आसानी ही होनी चाहिए। लगी हुई है, ये बड़े अरसे से लगी हुई है सर्टेनली। सो या जस्ट पॉइंटिंग सम थिंग्स आउट कि हाउ वाज दिस इवन, मतलब बट हर दफा चकमा देके कहां भागने में कामयाब होना भी कोई जाहिर है उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। was not on her side, a lot of people were on her side and obviously a lot of resources that she used और under the table पैसे और मुबैना सेटलमेंट्स वगैरह चल रहा था। she had a lot of help from the inside as well। इस केस में जो भी पेशरफ्त होगी we'll keep you posted। that's it for today और हम आपसे मुलाकात करते हैं कल। ऑफ कोर्स कल करेंगे, क्यों कहीं जा रहे हैं आप? नहीं इंशाल्लाह तो कल होंगे ना हम इधर। हैव अ ग्रेट डे, बाय।